आप भी शायद इस बात को मानने से आज गुरेज नहीं करेंगे कि आज की तारीख में अपने देश की सियासत में अगर कोई ताकत सबसे बड़ा गेम चेंजर बनकर तेजी से उभर रही है तो वो है जेन ज़ी की ताकत, यानी सबसे युवा वोटर की ताकत। युवाओं से भी युवा ये वो है जो अभी 17, 18, 19 साल के हैं। देश के दो सबसे बड़े वैचारिक ध्रुव, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और आरएसएस के नेता प्रमुख जो है सर्वेसर्वा मोहन भागवत, दोनों दिग्गज जेन ज़ी के दर पर अब दस्तक दे रहे हैं। लेकिन युवाओं को रिझाने की इस रेस में सियासत भी खूब हुई है। प्रयागराज में होने वाली राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर अचानक प्रशासनिक ब्रेक लगा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख के जेन ज़ी को साधने के लिए तंत्र ने अपना पूरा जोर लगा दिया ताकि कहीं भी कोई रुकावट मोहन भागवत को फेस ना करनी पड़े। देश के युवाओं को साधने निकले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के अभियान को यूपी के प्रयागराज में जो कार्यक्रम होना था वहां बड़ा झटका लग गया है। 8 अगस्त को केपी ग्राउंड में उनका छात्रों की गूंज का कार्यक्रम होना है, लेकिन अब यह कार्यक्रम हो पाएगा, इस पर सरकारी शंका का काला साया छा गया है। दरअसल कार्यक्रम की बुकिंग को केपी ट्रस्ट ने अचानक रद्द कर दिया। कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में थी और पंडाल सजने लगे थे। इस अचानक हुए फैसले से कांग्रेस में खलबली मच गई है। ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह के मुताबिक कार्यक्रम से 2 स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। लगातार बारिश के कारण मैदान खराब हो सकता है, जिसे ठीक करने में समय लगेगा और परेशानी भी बढ़ेगी। ट्रस्ट ने कांग्रेस से बारिश के बाद कार्यक्रम करने या टोकन मनी जो दी है उसको वापस लेने को भी कह दिया है। ट्रस्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट का भी आदेश है कि छात्रों की पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। याद रखिए, ये प्रोग्राम शनिवार को होना है, वो भी शनिवार की शाम को। न स्कूल का वक्त है, लेकिन तब भी स्कूल के प्रशासन ने ट्रस्ट ने कह दिया है कि भाई पैसे वापस ले लो, यह भी नहीं हो सकता। प्रयागराज में छात्रों की गूंज प्रोग्राम में अड़चन के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर सीधे सीधे केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रशासन उनके प्रयागराज दौरे को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, क्योंकि सरकार छात्रों की गूंज से डरी हुई है। राहुल ने साफ कर दिया कि सरकार चाहे जो कर ले, वो युवाओं की आवाज उठाने से नहीं रुकेंगे और हर हाल में छात्रों के साथ खड़े रहें। जाहिर है राहुल गांधी इसे सीधे तौर पर योगी सरकार के दबाव में लिया गया फैसला बताते हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया कि उन्हें 30 जुलाई को ही ग्राउंड के इस्तेमाल की परमिशन मिल गई थी। अजय राय का यह भी साफ कहना है कि जरूरत पड़ी तो सड़क या चौराहे पर छात्रों के बीच ये कार्यक्रम किया जाएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम के लिए 1.5 लाख से ज्यादा छात्र अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस ही क्यों, समाजवादी पार्टी को भी यूपी की सरकार को घेरने का एक और मुद्दा मिला है। राहुल जी का परमिशन कैंसिल कर दिया गया है प्रयागराज में जो कार्यक्रम होना था। पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। राहुल गांधी छात्रों की गूंज करने जाते हैं, वहां हर बार प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। करते रहे, ये छात्रों की शक्ति है, ये राहुल गांधी की शक्ति है, ये विपक्ष की शक्ति है। इसके आगे इनका डर कामयाब नहीं होगा। हम अपना काम करते रहेंगे, ये कार्यक्रम होके रहेगा। लेकिन ये सरकार चाहती नहीं कि कहीं कार्यक्रम हो छात्रों के, लेकिन ये सरकार चाहती नहीं कि कहीं कार्यक्रम हो छात्रों के। उसे ही इमरजेंसी बोलते हैं। इमरजेंसी, आपातकाल, तानाशाही किसी को कहते हैं। आप राहुल गांधी से, लीडर ऑफ अपोजिशन से डर रहे हो, बहुत डरते हैं आप लोग। इस डर के मारे तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे। विपक्ष की आवाज आपने सुन ली, अब बीजेपी की आवाज भी सुननी चाहिए। प्रयागराज में राहुल गांधी के प्रोग्राम में अड़चन पर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने उल्टा वार किया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया ने क्या कुछ कहा कांग्रेस के इस प्रोग्राम पर, सुनिए जरा। मेरे ख्याल से तो उनसे डरने का कोई कारण नहीं है, उनसे तो बच्चे भी नहीं डरते हैं। और लेकिन खुद राहुल गांधी ने पिछले कई वर्षों से अपने आप को जिस तरीके से देश की राजनीति में स्थापित करने की कोशिश की है, उसमें जरूर विफल हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि छात्रों की गूंज नाम का यह कार्यक्रम कांग्रेस का एक चुनावी कार्यक्रम जैसा ही है, जिसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स यानी जेन ज़ी यानी स्टूडेंट्स की समस्याओं को उछालकर
उनको कांग्रेस पार्टी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी इसे देशव्यापी अभियान के तौर पर चलाने की बात भी करते हैं। दावा यह था कांग्रेस पार्टी का कि 8 अगस्त को प्रयागराज में करीब 3 लाख छात्रों से सीधे संवाद का टारगेट रखा गया। इसमें पेपर लीक का मुद्दा हो, महंगी शिक्षा का मुद्दा हो, भर्ती में गड़बड़ियां हो और बेरोजगारी के मुद्दों पर जेन जी से डायलॉग राहुल गांधी को करना है। अब तक राहुल गांधी 2 प्रोग्राम और कर चुके हैं इसी नाम से। 17 जून को राजस्थान के कोटा में किया था और 17 जुलाई को उत्तराखंड के देहरादून में किया था। ये भी आपको याद होना चाहिए कि देहरादून में भी राहुल गांधी में के इस प्रोग्राम के वेन्यू को लेकर दिक्कतें आई थी। पहले देहरादून के परेड ग्राउंड में ये कार्यक्रम होना था, फीस भी जमा करा दी गई थी पार्टी की तरफ से, लेकिन यहां भी एन मौके पर प्रशासन ने परमिशन रद्द कर दी थी और सियासी घमासान के बाद परेड ग्राउंड की जगह बन्नू स्कूल मैदान में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज के नाम का एक कार्यक्रम किया था। अब संयोग देखिए कि 17 जुलाई को राहुल गांधी युवाओं के साथ शिक्षा, रोजगार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बात कर रहे थे। उसी शाम उसी देहरादून में उसी परेड ग्राउंड में जहां पर राहुल गांधी का पहले प्रोग्राम होना था, वहां पर सरकारी आयोजन में एक पंजाबी गायिका है जैस्मीन सैंडल्स, आजकल काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। उनका एक सरकारी कॉन्सर्ट का आयोजन सरकार की तरफ से करा दिया गया और ख़ास बात है कि उसको भी एंट्री फ्री रखी गई। अमूमन ऐसे जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, नाच गाने के कार्यक्रम होते हैं, उसमें आयोजक बाकायदा टिकट बेचकर मुनाफा कमाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में परेड ग्राउंड में हुए इस कार्यक्रम में ऐसा नहीं किया गया। इसके बावजूद राहुल गांधी के प्रोग्राम हुआ, युवाओं की भीड़ भी देखी गई। इसी की तरह याद दिलाऊं, कोटा में भी जब राहुल गांधी का कार्यक्रम 17 जून को था, तब भी राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था ने अड़चनें खड़ी की थी, ऐसा राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का आरोप है। लेकिन बाद में यहां भी प्रोग्राम कराने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई थी। दरअसल छात्रों की गूंज कार्यक्रम राहुल गांधी बीजेपी शासित राज्यों में ही आयोजित कर रहे हैं। राजस्थान हुआ, उत्तराखंड हुआ और अब यूपी में होना है। इसीलिए बीजेपी की जो स्थानीय सरकारें हैं वो तरह तरह के चैलेंज राहुल के लिए, कांग्रेस के लिए खड़े करती हैं। साफ समझ में आता है दोनों तरफ से कोरी राजनीति चल रही है। 8 अगस्त को प्रयागराज में करीब 3 लाख छात्रों से सीधे संवाद का टारगेट रखा गया है। पेपर लीक का मामला हो, महंगी शिक्षा हो, भर्ती में गड़बड़ियां हो, बेरोजगारी के मुद्दों पर जेन जी से डायलॉग करना है। अब तक ऐसे 2 प्रोग्राम हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो उसकी जिक्र पूरा कर ही चुके हैं। बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी भी अब खामोश नहीं दिखना चाहती है। नीट पेपर लीक पर देश भर में हुए भारी विरोध प्रदर्शनों और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संघ भी समझ रहा है कि युवाओं के एक बड़े वर्ग के साथ उनकी दूरी बढ़ रही है, उस दूरी को पाटना है और इसके लिए खुद सरसंघ चालक मोहन भागवत ने अपने कंधे पे जिम्मेदारी ले ली है और वो खुद आज मैदान में उतर आए हैं। ये सब करना है टू इवॉल्व द कॉन्सेंसस, नॉट टू क्रिएट डिविजन्स। अब जेएनजी की बात है तो अभी जो हुआ है, ग्रीवेंस तो जेन्युइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है, इसलिए बात होती है। तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना, बात की बात। 2-3 खास बातें रही है प्रोग्राम। जब तक ये मेरा प्रोग्राम चक्रव्यूह शुरू हुआ है, तब तक मोहन भागवत का ये कार्यक्रम मुंबई में चल रहा था। आपको बता दूं कि मुंबई में नीता मुकेश अंबानी जो कल्चरल सेंटर है, उसमें ये प्रोग्राम चल रहा था। 2-3 खास बातें मोहन भागवत ने की। पहली बात, जो दिल्ली में हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, उसमें संवाद करने में देर कर दी गई। यानी संवाद जो सरकार ने किया 20 जुलाई को, वो 30 दिन पहले भी हो सकता था। इसका इशारा साफ तौर पर मोहन भागवत कर रहे थे। गलती हुई, इसीलिए इतनी बड़ी खामी भुगती। ये भी कहा संवाद करना चाहिए था, जिसकी बात लगातार छात्र भी कर रहे थे और कॉकरोच जनता पार्टी भी कर रही थी। वो तमाम बातें जो युवा जेन जी सुनना चाहता था सरकार से, सरकार ने भले ही न की हो, लेकिन मोहन भागवत ने इस कार्यक्रम में जरूर की है। IIM UN के 15वें स्थापना वर्ष के मौके पर संघ प्रमुख के इस संवाद कार्यक्रम में 15 से 19 की उम्र के करीब 2000 स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज का तड़का भी रहा, नाच गाना भी हुआ, यानी जेन जी के मूड को समझा गया। इससे पहले जंतर मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान मोहन भागवत साफ कह चुके हैं कि युवाओं से संवाद करने की जरूरत है। उन्हें निर्देश नहीं, उनके साथ विमर्श होना चाहिए। आदेश नहीं, बल्कि सर्वसम्मति होनी चाहिए।
संघ प्रमुख साफ है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही खेमों को यह समझ आ रहा है कि भारत के भविष्य की चाबी जेन जी के जेब में है। मोहन भागवत के आज के संबोधन से पहले देश में जेन जी का चेहरा बन चुके कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने क्या कहा मोहन भागवत की इस पहल पर, वो भी आपको पता होना चाहिए। I think it's little too late, don't you think? They should have had an interaction on 20th July when these kids were beaten up. He should have come forward, he should have interacted with those kids, and he should have made the Prime Minister apologize to those kids who were beaten up by the police. संघ प्रमुख मोहन भागवत हो या देश के नेता प्रतिपक्ष के राहुल गांधी हो, हर किसी की नजर जेन जी पर है। ये बात तो बहुत स्पष्ट तौर पर अब दिखाई दे रही है। दरअसल ये वो युवा है जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। इनको जेन जी कहा जा रहा है। दुनिया की कोई भी सरकार अब इस जनरेशन को नजरअंदाज करने की गलती नहीं कर सकती है। स्मार्टफोन और इंटरनेट के इस युग में पली बड़ी ये जनरेशन किसी भी एक विचारधारा की बंदी नहीं है। ये ओवर एक्सपोज है, इसके पास जानकारियों का अथाह समंदर मौजूद है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक भारत में जेन जी की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं जो मैं आपके दिखाने वाला हूं। आप इसको ध्यान से देखिएगा, इन तमाम आंकड़ों को जो आपके सामने अब बड़ी स्क्रीन पर आए। दुनिया में जो जेन जी है, भारत में 40 करोड़ से ज़्यादा जेन जी हैं, चीन में 26 करोड़ से ज़्यादा और अमेरिका में 7 करोड़ से ज़्यादा। ये आबादी के हिसाब से है और इसीलिए ये हम कह सकते हैं हमारे देश में सबसे अधिक जेन जी हैं। और अब आप जो वोट करने वाले लोग हैं उनका स्थिति देखेंगे, कितने लोग इसमें वोट करते हैं। भारत में जो जेन जी है उसकी करीब 30% आबादी, भारत के कुल वोटर का 29.2% जेन जी वोट करेगा। चीन में ये जो 26 करोड़ 40 लाख हैं, इनमें से वोट करने वाली आबादी जो है जेन जी की वो 16.8% है। अमेरिका में ये हिस्सेदारी 20.2% की है। अपने पड़ोसी देश की बात करूं, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में भी इस जनरेशन ने कई बड़े राजनीतिक बदलावों और विरोधों में के प्रदर्शन में भूमिका निभाई। भारत में इनका असर सीधे लोकसभा की सीटों पर पड़ता है और इसमें भी सबसे आगे अपने जो राज्य हैं वो बिहार है। बिहार जो कि सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली वोलेटाइल है। ये जेन जी की आबादी और जेन जी की आबादी के हिसाब से किस राज्य का गणित क्या कहता है, ये बहुत ही दिलचस्प आंकड़े। बिहार के कुल वोटर्स में से लगभग 37% इसी जनरेशन से आते हैं। बिहार में देखिए अब 36.7%। इसके बाद उत्तर प्रदेश और झारखंड का नंबर आता है जहां पर हर तीसरा वोटर जेन जी है, 33.9%। अकेले भारत के 10 राज्यों में जेन जी वोटर्स की तादाद 30% से ज्यादा है। ये भारत का नक्शा और जेन जी का आंकड़ा साफ कह रहा है। ये राज्य मिलकर लोकसभा के 234 सांसद चुनते हैं। हालांकि तमिलनाडु और केरलम जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में जेन जी वोटर्स का शेयर सबसे कम है। नीचे के दक्षिण में आप देख सकते हैं, यानी 22% के आसपास। कुल मिलाकर लब्बो-लुबाब यह है कि भारत के चुनाव अब रैलियों से ज्यादा, ध्यान से सुनिए, अब भारत के चुनाव रैलियों से ज्यादा रील्स और सोशल मीडिया के मुद्दों पर लड़े जाएंगे। जेन जी वोटर्स किसी भी पार्टी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेने वाले। अगर नेताओं को अपनी कुर्सी बचानी है तो उन युवाओं की आवाज़ को सुनना होगा, इंपॉर्टेंस देनी होगी और संवाद स्थापित करना होगा।